क्यों आपको ये लगा कि आयुर्वेदा में आना है और लोगों को सेवा करना है इसमें? वैसे तो आयुर्वेद में आना क्या था, पहले से जैसे कोई प्लान था नहीं। ईटी एमसेट एग्ज़ाम जैसे होता है वो एग्ज़ाम दिए थे, तो एग्ज़ाम में रैंक नहीं लगने की वजह से आयुर्वेद तो आयुर्वेदा में एंटर होने के टाइम पे आपको चैलेंजेस क्या थे? ये प्रैक्टिस में सक्सेस होंगे नहीं। ऑडियंस जो है सब लोग, बहुत सारे लोग ग्लोबल इंडियंस, तो आयुर्वेदा उन लोगों को ट्रीटमेंट कैसा मिल सकता है इधर से, या नहीं तो उधर फॉरेन कंट्रीज में आयुर्वेदा कैसा है? सर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, उनको उनकी वहीं पर ही अपने रूटीन में सुधार लाकर इम्यूनिटी लेवल के अगर बारे में सोचते हैं तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अपने किचन में बहुत सारे कॉमन इश्यूज जो है अभी सब लोगों को इधर या नहीं तो बाहर के लोग क्या एड्रेस कर रहे हैं हम लोग, व्हाट आर द रेगुलर कॉमन इश्यूज जो मेरे को देखने को मिलता है सर, कॉमन इशू लोग आज मेंटली स्ट्रेस में बहुत है। एंजाइटी इशू, मेंटली स्ट्रेस इशू, हाइपरटेंशन इशू, ये आजकल यंग एज में भी देखने को, कार्डियक इशू, 40 ईयर 35 ईयर्स में भी हार्ट अटैक आ जाए। डॉक्टर साहब, अभी ये जनरेशन में आयुर्वेदा और लाइफस्टाइल कंपेयर करें तो मेंटल हेल्थ इज अ राइजिंग कंसर्न, तो अभी आयुर्वेदा में कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? यही बताऊंगा कि मेडिसिन में कम ढूंढो, रूटीन में ढूंढो। जैसे आपको सुबह 2 मिनट, शाम में 2 मिनट भी अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। नमस्ते, welcome back to Sanjam Talks, where we connect global Indian citizens with local Indian people to share the information and empower the NRIs. So our today's guest is a familiar person from Ayurveda medicine. He is none other than Mr. Anand Oja, Dr. Anand Oja. So welcome to our show, Sanjam Talks. So आज के दिन आयुर्वेदा फेमस हो रहा है, बहुत सारे लोग आयुर्वेद को अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपके लाइफस्टाइल में आप जब शुरू करे थे, क्यों आपको ये लगा कि आयुर्वेदा में आना है और लोगों को सेवा करना है इसमें? देखिए सर, ऐसे तो आयुर्वेद में आना क्या था, पहले से जैसे कोई प्लान था नहीं। जब डॉक्टर बनने का घर में जब थॉट चला था तो रैंक सीईटी एमसेट एग्ज़ाम जैसे होता है वो एग्ज़ाम दिए थे, वो एग्ज़ाम में रैंक नहीं लगने की वजह से आयुर्वेद, ऐसे कोई भी प्री प्लान नहीं था अच्छा, कि आयुर्वेदा में। एक्सीडेंटली एंटर हो गया। टारगेट तो वैसे सबका ऐसे एमबीबीएस होता है, तो वैसे मेरा भी टारगेट एमबीबीएस ही था। सीट नहीं लगने की वजह से आयुर्वेदा में सीट लगा, तो आयुर्वेदा में अच्छा। फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ कि भाई ये हो जाने के बाद भी एलोपैथी प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन फिर मुझे आया कि भाई एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करना, आयुर्वेदा ही करना। अच्छा। तब मैं एमडी करके फिर आयुर्वेदा प्रैक्टिस स्टार्ट किया। अच्छा, तो आयुर्वेदा में एंटर होने के टाइम पे आपको चैलेंजेस क्या था? चैलेंजेस जैसे आप डिग्री स्टार्ट हो पापा, हम्म। स्टडी स्टार्ट करने के बाद, स्टडी स्टार्ट करने के बाद चैलेंजेस ऐसे, स्टडी में तो कोई चैलेंजेस नहीं थे। ये सर सबके फ्रेंड सर्कल में ये सबके पास थॉट ये ज़रूर था कि भाई प्रैक्टिस में सक्सेस होंगे नहीं हम, पहला सबको रहता है वो राइट, जनरली। राइट, तो राइट। सबको था, तो कई कोई लोग सोचते थे कि कोई लेक्चरर बन जाएंगे, कोई सोचते थे एलोपैथी प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे चलता था। ओके। सो आप व्हाट इज आयुर्वेदा इन टुडेज वर्ल्ड? आयुर्वेदा सर टुडेज वर्ल्ड में अगर हम सोचेंगे तो अभी डेवलपमेंट कुछ हुआ है, लोगों के प्रति जागरूकता बड़ा बड़ा है। फिर भी कोई भी अगर तरीके से सोचेंगे तो सर आयुर्वेदा के बारे में अगर सबसे पहली बात समझना है तो अपने को मेडिसिन से बचने का तरीका समझ सकते हैं। आयुर्वेदा को समझने वाला आदमी मेडिसिन से बचा जा सकता है, क्यों सबसे बोले तो पहला पॉइंट। आजकल के ज़माने में बहुत सारे एलोपैथी इन लोगों में जा रहे हैं ना, कोई आयुर्वेदा में क्यों आना है अभी? आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट क्यों लेना? ट्रीटमेंट लेना है अगर मेडिसिन से, एलोपैथी मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों मेडिसिन से बचना है तो आयुर्वेद का सपोर्ट लेना है, या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से ओपिनियन लेना है, कंसल्ट लेना है, तो मेडिसिन से कुछ बचा जा सकता है। तो अब ये भी बोल सकते हैं ना, आई मीन अभी पीपल दे आर गोइंग फॉर टू द हॉस्पिटल टू गेट द क्विक ट्रीटमेंट। अभी आयुर्वेदा में कितने दिन में ट्रीटमेंट हमको मिलेगा? सर आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट दो ही चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आयुर्वेद में, जैसे एक तो एक पेन रिलीवर और एक एंटीबायोटिक इन्फेक्शन रिलेटेड, ये दो चीज़ों में और आयुर्वेद थोड़ा सेटबैक हो जाता है। बाकी अगर आप दूसरे चीज़ लेंगे तो सभी लॉन्ग टर्म चलने वाले में ट्रीटमेंट है। बीपी लॉन्ग टर्म चलने वाला है, शुगर लॉन्ग टर्म चलने वाला है, राइट, सभी चीज़ें लॉन्ग टर्म ही चलने वाली है। एलोपैथी में भी स्किन का ले लो आप, स्किन में भी तो लॉन्ग टर्म ही ट्रीटमेंट चलता है, 3 6 महीने, तो एलोपैथी वाले भी 6 महीने मांगते हैं। राइट। ऐसे तो नहीं कि एक दिन में हम ठीक कर देंगे। तो मेरे ऑडियंस जो है सब लोग, बहुत सारे लोग ग्लोबल इंडियंस है, तो आयुर्वेदा उन लोगों को ट्रीटमेंट कैसा मिल सकता है इधर से, या नहीं तो उधर फॉरेन कंट्रीज में आयुर्वेदा कैसा है अभी? सर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, उनको उनकी वहीं पर ही अपने रूटीन में सुधार लाकर इम्यूनिटी लेवल पे अगर बारे में सोचते हैं तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। अपने किचन में बहुत सारे ट्रीटमेंट है।
जैसे मान लो कोल्ड कॉफ हो गया, तो हम अंदर जिंजर वगैरह तुलसी वगैरह यूज़ करके भी हम कोल्ड कॉफ कम कर सकते हैं। कोरोना का जैसे याद है इंडिया में लोगों ने क्या किया है, उससे सॉर्ट आउट करके लिए, Right. और कई लोग हॉस्पिटल जाकर भी डेड बॉडी लेकर आए। Right. तो इस चीज़ें में थोड़ा एस्पेक्ट में सोचना पड़ता है। So how is Ayurveda adapting to the global Indians, where especially for the people who is living abroad? ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से सर वहाँ पर आपको डॉक्टर मिलने तो मुश्किल ही होंगे। अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल ही है उधर, सोचे हम्म। तो अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल है मेरा। नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मिलना मुश्किल ही होंगे ना, यहाँ से जाकर हाँ वहाँ हाँ, सेटल होकर आयुर्वेद, अपॉइंटमेंट राइट मिलना राइट मुश्किल ही है। राइट। या तो वो ऐसे वीडियोस वगैरह देखकर कुछ अडेप्ट कर सकते हैं वहाँ की हम्म, वहाँ की कंडीशंस में, वहाँ के वेदर के हिसाब से कैसे रहना क्या है, यहाँ के कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से ओपिनियन लेके अडेप्ट कर सकते हैं वहाँ पे कंडीशन, राइट। बगैर विदाउट मेडिसिन भी। तो आप आपके क्या बोलते पेशेंट्स जो है, कोई है आपके पूरा यूएस में या नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में, हाँ जो ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं आप? बहुत सारे पेशेंट है। एक पेशेंट थे मेरे पोलन एलर्जी के, 6 ईयर की लड़की थी। वो रहते तो अब्रॉड में ही थे, लेकिन साल में एक आध बार इधर आते थे। उनका कोई मम्मी का घर या फिर या नानी का घर इधर था, तो यहाँ पर रहने आते थे। जब मेरे से मेरा कोई रेफरेंस दिया तो मेरे पास आए थे, तो मैंने उनका पोलन एलर्जी ठीक करके दिया था। तो डॉक्टर ने वहाँ पर उनको बोल दिया था कि भाई आपको लाइफ टाइम एंटीहिस्टामाइन पे, सिट्राजिन पे रहना है। तो वो उनको मैं ड्रॉप आउट करके 1.5 मंथ में इनको पोलन एलर्जी ठीक करके दे दिया। ओके। सो कॉमन इश्यूज जो है अभी सब लोगों को, इधर या नहीं तो बाहर के लोगों को, आप क्या एड्रेस कर रहे हो? आई मीन लाइक व्हाट आर द रेगुलर कॉमन इश्यूज जो मेरे को देखने को मिलता है सर, कॉमन इश्यू लोग आज मेंटली स्ट्रेस में बहुत है। एंजाइटी इशू, मेंटली स्ट्रेस इशू, हाइपरटेंशन इशू, ये आजकल यंग एज में भी देखने को मिल रहा है। कार्डियक इशू, 40 ईयर 35 ईयर्स में भी हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। क्यों आ रहा ये है ऐसा? आजकल ये रूटीन डिस्टर्बेंस की वजह से। जैसे मेन का सबसे बड़ा एग्जांपल है रात में देर से सोना, फर्स्ट लेट नाइट स्लीप, फिर देर से उठना, सेकंड मिस्टेक। थर्ड है इवनिंग में जिम जाना। ये 3 बड़े मिस्टेक्स है, रूटीन डिस्टर्बेंस है। सो इवनिंग में जिम नहीं करने नहीं करना है। आयुर्वेद के हिसाब से बात चल रही, तो आयुर्वेद के हिसाब से सुबह जिम करना है, वो भी खाली पेट करना है। सुबह सुबह के टाइम पे करना है, मोशन से क्लियर होने के बाद ही जिम जाना है। अभी लाइफस्टाइल चेंजेस का तो बहुत है अभी सोसाइटी में, तो अभी उन लोगों को कैसा अडॉप्ट करना है? रात में सोना पड़ेगा, काम करना है, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन द नाइट। जिसको नाइट जॉब है, चलो मैं उसकी मान लेता हूँ, मजबूरी है, फाइनेंशियल इशू है। जो रात में फ़ोन लेके बैठे हैं उसका क्या करूँ? वो उनकी मर्जी से लेके बैठे हैं फ़ोन को। अब कोई अपने प्रोफेशन रिलेटेड काम में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, उनको जगना पड़ता है, तो मजबूरी है, मैं चलो कुछ नहीं बोल सकता उसमें सब। लेकिन सभी तो नहीं है ना जॉब पे। हाँ, अभी आप इसके बारे में बात उठाए तो अभी मेंटल हेल्थ और जेनजी प्रेशर जो अभी यूथ जो है, तो मेंटल हेल्थ और प्रॉब्लम्स क्या क्या है इन लोगों का? मेंटल हेल्थ सर, वो सबसे बड़ी बात तो लोग फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा हो गए। अगर आयुर्वेद या अध्यात्म के हिसाब से अगर सोचा जाए तो आदमी को सबसे पहले प्रेजेंट में जीना है। फ्यूचरिस्टिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले प्रेजेंट में जीना सीखना है, फिर उसके बाद में फ्यूचरिस्टिक होना है। तो फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या बनूंगा, उसमें आज लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में आ जा रहे हैं, वो नेगेटिव थाट्स में आ जा रहे हैं। तो मेरे पास भी एक ऐसे पेशेंट आते हैं। कुछ दिन पहले 18 साल की एक लड़की आई है, वो 1 साल से एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स पे है। मैं उसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके 1 मंथ में टैबलेट्स छुड़ाया हूँ। 1 ईयर से डॉक्टर उसको देते ही जा रहे, वो डेली रात में टैबलेट लेते ही जा रहे। क्यों सोचना है, क्या सोचना है, वो तो मेरे का मुझे रैंक आएगा नहीं आएगा, मुझे जॉब लगेगा, बहुत प्रेशर हो रहा है उन लोगों को पढ़ाई के हिसाब से, मुझे जॉब लगेगा नहीं लगेगा। तो ये डिप्रेशन में आते चले जा रहे, ओवर एंशियस होते चले जा रहे लोग। ओके। उसमें अगर ये बात गलत हो जाती सर कि मेरे पास है, आयुर्वेद में आ जाओ, हमारे पास ट्रीटमेंट है, ये बात गलत हो जाती। इधर बात बगैर आयुर्वेद भी ठीक किया जा सकता है, यहाँ पर कन्विंसिंग चाहिए। डॉक्टर का काम है कि पेशेंट को बताओ कि अब आप ट्रैक गलत पकड़े हो। तो हर चीज़ में दवा से होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हमारा मेडिसिन खा लो तो आप ठीक हो जाओगे, ये बिजनेस हो गया। डॉक्टर साहब, अभी ये जनरेशन में आयुर्वेदा और लाइफस्टाइल ये कंपेयर करें तो ये टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ इज अ राइजिंग कंसर्न। तो अभी आयुर्वेदा में कैसा सॉल्यूशंस मिलेंगे, हम इसको फेस कर सकते हैं? आयुर्वेद में सोल्यूशन आप, फिर मैं यही बताऊंगा कि मेडिसिन में कम ढूंढो, नहीं रूटीन में ढूंढो। जैसे आपको सुबह 2 मिनट, शाम में 2 मिनट भी अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हो तो भी आप मेंटली रिलैक्स हो सकते हो। कोई आपको हाफ एन आवर लगा, मेडिटेशन हो जाता है ना, तो अभी मेडिटेशन बहुत
हाई लेवल का पार्ट है, सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, ब्रीदिंग करना है, भले ही ध्यान मत ही दो। 10 बार भी सुबह 10 बार भी शाम में, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम भी अगर निकाल कर अपन सिर्फ ब्रीदिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लिए तो हम मेंटली स्ट्रेस से थोड़े फ्री हो सकते हैं। बिना एक्सरसाइज करे तो ठीक हो जाएगा। कोई एक्सरसाइज की भी जरूरत ना, कोई अपने को हाफ एन आवर निकालने की भी जरूरत नहीं। हर रोज रूटीन के लाइफस्टाइल में करना पड़ेगा। सुबह और रात 2 टाइम तो करना ही पड़ेगा, मॉर्निंग और स्लीपिंग टाइम। ओके। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, वो तो दिन भर में हम जो भी स्ट्रेस में रहते हैं वो रात भर भी चलता है, उस वजह से रूटीन डिस्टर्ब होता चला जाता है। ओके। तो अपने को प्राणायाम के नाम पे या ब्रीदिंग के नाम पर जो बोला गया है आयुर्वेद में, योगा के नाम पे, योगा में बताया गया है जैसे, उसमें खैर समय लगता है। उतना अगर समय नहीं निकल रहा है यंग जनरेशन के पास तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 मिनट सुबह 2-3 मिनट शाम में भी निकाले तो माइंड से काम ही रहा जा सकता है। और खाने के इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? खाने में अगर आप बात करें तो इसमें जनरली थॉट्स रिलेटेड या अपने नर्वस सिस्टम रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं, स्लीप रिलेटेड पैटर्न में, तो थोड़ा सा आप रूटीन सुधारना है। फूड में जो जंक फूड्स कुछ अवॉइड करने की कोशिश करना है। जैसे मेरे हिसाब से अगर मेरे को पूछते हैं जंक फूड, तो कोल्ड वाटर भी जंक फूड में आता है। कोल्ड वाटर भी? यस, फ्रिज का पानी नहीं पीना। पर आजकल तो सब लोग वही पीते हैं। यही तो प्रॉब्लम, विंटर में भी पी रहे हैं अभी लोग। यही तो प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा इशू है। मेरे आज तक मेरे क्लिनिक में मैं पेशेंट को अल्कोहल मना नहीं किया हूँ, लेकिन फ्रिज का पानी मना किया। तो आजकल के बच्चे तो अभी पानी और ये अल्कोहल का रेगुलर ये हो गया है। मेरा पर्सनल डाटा नहीं है साहब, आप अपनी तरफ से, अपने हैदराबाद की बात करता हूँ। AIG सबसे बड़ा एशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पेट का दवाखाना, अब्डामन रिलेटेड, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक लीवर के पेशेंट ज़्यादा है। क्यों? कोल्ड वाटर बहुत बड़ा इशू है, तो ये कंसर्न इशू है। कोल्ड वाटर पीना ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स और ये वगैरह पूरा। अल्कोहल से भी खराब सॉफ्ट ड्रिंक्स है। और रोज क्लिनिक में बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ। कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है तो शॉप में जाना, वो मिलता है, लेकिन घर में जो मिलता है कोल्ड पानी वो भी नहीं पीना है। फ्रिज मिट्टी के घड़े का पॉट वाटर पी सकते हैं आप, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं। बहुत बड़ा डेंजर का बात है ये। तो ये छोटे छोटे चीज़ें तो हम नहीं समझ रहे ना, फिर हम एंजाइटी को लेकर सोच रहे, कभी कोलेस्ट्रॉल को लेकर सोच रहे, कभी हाइपरटेंशन को लेकर सोच रहे, कभी शुगर को लेकर सोच रहे। तो रूटीन में सुधार चाहिए, किचन में सुधार चाहिए। हम घर में आज मेहमान आए तो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, खाकर पिलाते हैं। ओके। सो आजकल के ज़माने में इजी एक्सेसिबल ठंडा पानी घर में हर एक घर पे मिलता है। तो ये पिए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है अभी सोसाइटी में, और सबके हेल्थ में, सब लोगों के हेल्थ में कैसा इफेक्ट है? उसके इसी के पीछे में थोड़ा सा मैं जनरल ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप अमेरिका में देखो, कोई आदमी में डेथ हो गया तो उसको क्या करते हैं, अंदर जमीन में। आप गल्फ कंट्री आ जाओ, गल्फ कंट्री में भी क्या करते हैं, जमीन में लगा। आप इंडियन कल्चर में आ जाओ, ईस्टर्न कल्चर में क्या करते हैं, लकड़ी में जलाते। एंड ऑफ द डे आदमी डेथ होने के बाद में कहाँ जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है। इसीलिए मिट्टी से बॉडी का रिलेशन। ओके। आयुर्वेद में यही बोला गया, पंचतत्व से शरीर बना हुआ है, तो इसीलिए पॉट वाटर ही सूटेबल है बॉडी को। जब ठंडा पानी जब आप बॉडी में देते हो तो उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है बॉडी का। पीएच लेवल जैसे ही डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, पेशेंट एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ऐसे वन बाई वन एक न एक इशू स्टार्ट हो जाते हैं। अब आदमी क्या करता है, एसिडिटी की गोली स्टार्ट कर देता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, एसिडिटी की गोली कंटिन्यू खाने को बोलते हैं, वो कंटिन्यू लेते लेते उसको दूसरा इशू स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करके लैंड अप होते चला जाता है वो गोलियाँ। एक गोली से स्टार्ट करता है, 6-7 गोली स्टार्ट हो जाती है 2-4-5 साल में उसकी। तो कम करने के लिए सिंपल सोल्यूशन है, 2 टाइम वार्म वाटर भी पी के हम हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। वार्म वाटर पीना है, सुबह और शाम 2 टाइम वार्म वाटर पीने का आदत रखना है, दिन भर में पॉट वाटर पीना है बस। पहले जब हम ठंडे पानी लेते हैं ना, तो फर्स्ट इफेक्ट इन द बॉडी कौन सा पार्ट में लगेगा? सबसे पहले पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है, और बॉडी के हर पार्ट को डिस्टर्ब करता है। लीवर को तो करता ही है, लीवर से ही पूरा फंक्शनिंग होता है, तो लीवर को तो डिस्टर्ब करता है। फैटी लीवर उसके वजह भी उसी से ही है। बिना ये अल्कोहल पीने वाले लोगों को भी अभी फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। अल्कोहल से ज्यादा डिस्टर्ब फ्रिज वाटर है, इसीलिए लेडीज पेशेंट भी फैटी लीवर कहाँ से आ रहे थे। लेडीज कहाँ ज्यादा अल्कोहल यूज कंज्यूम करते हैं इंडिया में, राइट। फिर भी लेडीज भी तो फैटी लीवर है ना। तो सबसे बड़ा कंसर्न इधर कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज का पानी है। सो पीएच लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं और फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर आने 99% बीपी शुगर आने का चांस रहता है। हाँ, ये इमीडिएट नहीं आते, स्लो प्रोसेस में आते हैं। तो इनोसेंट पर्सन को पता नहीं रहता, तो वो लेते ही चला जाता है। अभी ये तो हम स्टॉप नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग ठंडे पानी को आदत बन गए उनको,
तो अभी हमारे आयुर्वेद में क्या सोल्यूशन है इसके लिए? वार्म वाटर सोल्यूशन है। वार्म वाटर, डायरेक्ट सुबह वही शाम वार्म वार्म वाटर वाटर पीना। पीने की आदत रखना है, ताकि चलो फ्रिज के पानी को बैलेंस में ला दे, हम्म। जो बॉडी में डिस्टर्बेंस हुआ उसको बैलेंस में ला दे। ओके। अभी आजकल के ज़माने में शुगर भी बहुत प्रॉब्लम है, तो इस जनरेशन में अभी शुगर को मेडिसिन देना है तो एलोपैथी में अच्छा रहता है या नहीं तो आयुर्वेद में? देखो सर, उसमें भी दो तरीके की शुगर है सर, एक टाइप 1 शुगर है, एक टाइप 2 शुगर है। हम्म। अगर फिर टाइप 1 की बात आ गई तो उसमें आयुर्वेद का कुछ रोल है नहीं, इंसुलिन का ही रोल है। उसमें आदमी को इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है। हम्म। हम हर कुछ ऐसे नहीं बोल सकते हम आयुर्वेद से ये कर लेंगे, हम आयुर्वेद से वो कर लेंगे, ऐसे होता नहीं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन डिपेंडेंट लाइफ रहती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में फिर भी हम आयुर्वेद सपोर्ट ले सकते हैं। फिर उसी में भी अगर अपन रूटीन अगर सुधार सकते हैं तो ही, ऐसे नहीं है कि हम आयुर्वेद से सब कुछ ठीक कर लेंगे। आजकल के ज़माने में अभी टाइप 1 का शुगर ज़्यादा है लोगों में या टाइप 2 का? टाइप 2 तो ज़्यादा है, टाइप 1 अब बढ़ते जा रहे हैं। टाइप 1 अभी अब बढ़ बढ़ते रहे हैं, पहले का? टाइप 2 ही व्हाट ज़्यादा आर थे। द रीजंस फॉर दैट? रूटीन डिस्टर्बेंस ही है, फूड मिस्टेक, रूटीन डिस्टर्बेंस के बेवजह आता नहीं है। जैसे अब मान लो बाई बॉर्न बेबी को भी आप आजकल डायबिटीज़ आ जा रहा है। फिर वो आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि 9th मंथ प्रेगनेंसी में लेडीज़ ने क्या किया। प्रेग्नेंट लेडी में भी अगर 9th मंथ में कुछ खाने फूड में मिस्टेक हुआ तो भी आने का चांस रहता है। राइट। जैसे मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, हाईटेक सिटी से मेरे पास एक पेशेंट आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों भी आए थे। उनको बाई बॉर्न बेबी टाइप 1 डायबिटीज़ का हुआ है। टाइप 1 का? टाइप 1 का। उसके पीछे रीज़न क्या है बोलते, तो दोनों नाइट जॉब थे। दोनों भी अपनी अपनी जगह, दोनों भी रात में नाइट में जॉब करते थे, दोनों को 4-4 लाख सैलरी है, दोनों नाइट जॉब करते थे। प्रेगनेंसी में भी नाइट जॉब चालू रखे। तो यही रीज़न है कि वे वो में बच्चे वे चले जा रहे हैं ना, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर दैट? किसके लिए? ये बेबी वो में मर जाने का रीज़न? अभी बहुत सारे लोग पेरेंट्स भी जब पेट में बच्चा आने के बाद व्हाट आर द मेजर्स दे हैव टू टेक टू सिक्योर द बेबी? इसमें आपको वही बता रहा हूँ, यूट्रस में प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बच्चे या तो वीक होना या डायबिटिक होना या डेथ हो जाना। इसमें मदर का रोल ज़्यादा है, डाइट का रोल ज़्यादा है। मदर क्या कर रही है, मदर का रूटीन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेडिसिन का कोई सपोर्ट नहीं दिया जा सकता कि भाई ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं बस। तो बच्चा अंदर डेथ हो जाना यूट्रस वीकनेस की वजह से, प्रेगनेंसी इशू आना यूट्रस वीकनेस की वजह से। अभी इंडिया में हर 6th कपल में 6 कपल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कॉमन है, कॉमन हो जा रहा है। तो व्हाट आर द मेजर्स, आई मीन लाइक व्हाट शुड दे केयर ऑफ? पहले तो सर इसमें प्रेगनेंसी का इशू में अगर जब बात हो रही है तो पहले तो हस्बैंड वाइफ दोनों को मेंटली काम होना बहुत ज़रूरी है। एंशियस होने की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। ईगरनेस नहीं आ रहा है, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, ये जो एंशियस थॉट यूट्रस को डिस्टर्ब करता है। तो एंशियस थॉट को हटाना है, काम रहना है, तो प्रेगनेंसी ईजी आता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा भी इसमें भी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो पहले 8-8 10-10 बच्चे हो जाते थे। हाँ। आज एक को सफ़र हो रहे हैं। तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आसानी से थी, आज टेक्नोलॉजी रहने के बाद में मुश्किल है। वही वो टाइम पे लाइफस्टाइल जो है सिंपल था, ओवर थिंकिंग नहीं था। आज आदमी कुछ हुआ नहीं गूगल में जाके पढ़ना शुरू कर देता है। तो आजकल के ज़माने में जो हम देख रहे हैं कि ये वो में बच्चे मर जा रहे हैं, तो पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है अभी आजकल के ज़माने में बाहर है या नहीं तो इंडिया में क्यों हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है? आयुर्वेदा में क्या है सोल्यूशन और एलोपैथी में क्या है सोल्यूशन? देखो सर कैसे है ना, उसमें पीसीओडी अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न वाले भी यही मानना है। आयुर्वेद में तो पीसीओडी का ऐसा कोई शब्द मिलता नहीं आपको। मॉडर्न वालों का भी यही मानना है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्लियर उनका भी तरफ से क्लेम है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसे कोई डिजीज़ नहीं है। फिर मैं लाइफस्टाइल के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ वो रूटीन डिस्टर्बेंस को ठीक करते हैं तो पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर पीसीओडी ठीक करके दे सकता है आपको, लेकिन वापस नहीं होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ओके। पीसीओडी ऐसा प्रॉब्लम है ना, वो ठीक करने के बाद में भी फिर हो सकता है। एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन से आयुर्वेदा में भी वही है, वापस हो सकता है। आप आयुर्वेदा भी लोगे तो पीसीओडी ठीक करके दे देगा आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपको नहीं होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। आयुर्वेदा में सोल्यूशन है फिर इसमें कुछ? सोल्यूशन पेशेंट के पास है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है तभी पीसीओडी ठीक रह सकता है वो। इसीलिए ही मैं बता रहा हूँ ना, फिर पहले प्रेगनेंसी 10-12 बच्चे कैसे हो जाते थे, आज एक बच्चे को भी क्यों सफ़र हो रहे हैं। दोनों में प्रॉब्लम है या मेल में और फीमेल में, या पीसीओडी फीमेल का इशू है? पीसीओडी फीमेल का है, लेकिन जो अभी बच्चा वूम में मर जा रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ द
male activity also, because मेल का वैसे भी सर प्रेगनेंसी में मेल का रोल वैसे भी कम रहता है, फीमेल का ही रोल ज़्यादा रहता है, क्योंकि 9 मंथ लेडीज़ को रखना है। तो कैरेक्टर वाइज सोचो, डीएनए वाइज सोचो, हर एंगल में अगर सोचा जाए तो मेल फीमेल का रोल ज़्यादा रहता है। हाँ, मेल में ये देखा जाता है कि भाई स्पर्म की क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो प्रेगनेंसी में इशू आ सकते हैं। चलो आप स्पर्म का काउंट लेके आई मीन बात लेके आए, तो मास्टरबेशन अब आजकल के सोसाइटी में बच्चे बहुत आदत बन गई मास्टरबेशन का। नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं करना है। मॉडर्न कंट्रीज बोलती है कि बिल्कुल किया जा सकता है, एक्सेस बॉडी में डेवलप हो गया वो तो उसको फ्लो आउट करना है, ये गलत बात है। आयुर्वेद इसको नहीं एक्सेप्ट करता। ओके, सो इसके वजह से भी आयुर्वेद में बच्चे पहले से ही ब्रह्मचर्य 25 साल 25 ईयर ब्रह्मचर्य के रखे हुए हैं। 100 ईयर्स में 4 पार्ट में जब डिवाइड किया है तो 25 ईयर ब्रह्मचर्य में रखे हुए हैं। फिर 25 ईयर के बाद गृहस्थ बोला है, तो गृहस्थ क्यों बोला है भाई? तो 25 ईयर के बाद आप शादी कर सकते हो, वो 25 साल आपके शादी के, तब आप वो स्पर्म को यूज़ करना है। आने वाली जनरेशन के लिए यूज़ करना है स्पर्म को। पहले ही अगर यूज़ कर लोगे तो फिर बाद में क्या यूज़ करोगे? मॉडर्न बोलता है कि बॉडी का पार्ट है, एक्सेस हो रहा है, फ्लो होने दो। तो उसके अगर ऐसा ज़्यादा करे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं अभी आजकल के? डिस्टर्बेशन ज़्यादा करने से 100% आना ही है, बच्चे वीक होने वाले, जनरेशन वीक होने वाली है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। नर्वस सिस्टम वीक होने वाला है, फिजिकल हेल्थ भी वीक होने वाला है। ओके। और ये मैं कोई हवा में नहीं, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। 100%, 1% भी मेरे में इसमें कोई शंका नहीं है मेरे को कि मैं हवा में कुछ भी बोल रहा हूँ। तो स्पर्म का क्वालिटी कम होना रीज़न यही है? सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा रीज़न फूड हैबिट हो रहा है। ओके। आपका फूड हैबिट कैसा है उसके ऊपर सोचना पड़ता है, आपका रूटीन कैसा है उसके ऊपर सोचना। तो अभी आजकल के ज़माने में जो ये बाहर जाने का आदत बहुत है लोगों को, अब्रॉड जाने का, तो आप कुछ सजेशंस दे रहे हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में? आप नहीं, जाओ किधर भी वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, अपना रूटीन अपने हाथ में रखो, अपना रूटीन, अपना फूड हम क्या खा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कंसर्न रहना है। कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक से थोड़ा बचना है। ओके। जो जहाँ कोई भी कंट्री में जाना चाहता है जा सकता है, फूड हैबिट पे ध्यान रखना है बस। तो आजकल के ज़माने में नॉन वेज एंड वेजिटेरियन का बहुत डिफरेंस है, तो यूथ और आजकल के ज़माने के लोग नॉन वेज को बहुत खाते हैं। व्हिच वन विल यू एडवाइस एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स गोइंग टू हैव ऑन आवर बॉडी? देखिए साहब, वेज और नॉन वेज सब अपनी अपनी जगह दोनों भी अच्छे हैं। हम कौन से कंट्री में पैदा हो गए, हम कौन से एरिया में रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉन वेज खराब है वेज अच्छा है, ऐसे नहीं बोला जा सकता। परमात्मा सब में कुछ ना कुछ दिया ही है। आप कौन से कास्ट में पैदा हो गए, आप कौन सी कंट्री में पैदा हो, उसके हिसाब से चलना है। हम ये नहीं बता सकते कि ये सी फूड में ये फिश खराब है, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते ये हेन खराब है, हम ये नहीं बोल सकते। अपन सब में कुछ ना कुछ है। तो बेनिफिट्स क्या है, नॉन वेज क्या है? दोनों में अपने अपने बेनिफिट्स है। हमको जो पसंद है, हम वेज के भी हम प्रोटीन निकाल ले सकते हैं, नॉन वेज से भी प्रोटीन ले सकते हैं। ये गलत बात है कि नॉन वेज में ही प्रोटीन है या नॉन वेज खाने से ही ताकत आती है, ये सबसे बड़ा गलत नॉन वेज खाने से थॉट है। प्रॉब्लम क्या होता है आजकल के इसमें सोसाइटी में? ऐसे नॉन वेज खाने से प्रॉब्लम कुछ नहीं है साहब, बोला ऐसा जा रहा है कि मार्केट में सिनारियो ऐसा है कि भाई वो एनिमल में जो डिजीज़ है वो अपने को आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है। तो उसके किसी के हाथ में नहीं है वो। अब वो एनिमल को कौन सी प्रॉब्लम रहेगी, वो अपने को प्रॉब्लम है। अभी बीच में मिल्क का भी चल रहा है। अब उसमें बफेलो या काऊ क्या कर लेगा, गाय या भैंस क्या कर लेगा भाई? अगर दूध उसमें कोई डिजीज रहा तो कोई दूध में भी आ गया, तो सब में तो ऐसा होता नहीं। अभी इंजेक्शन जो दे रहे बोल के तो वो ह्यूमन मिस्टेक है, वो एनिमल का मिस्टेक नहीं है, हाँ ह्यूमन मिस्टेक है। हाइब्रिड कर रहे हैं, ह्यूमन मिस्टेक है वो। उसमें एनिमल क्या कर लिया? अगर पानी दूध जो है गाय का और या बफेलो का, तो इंजेक्शन डालने के बाद पीने से अभी बच्चों को क्या प्रॉब्लम है? यही तो फिर आप भी जो मेरे को अभी टाइप 1 डायबिटीज पूछ रहे थे, यही तो इश्यूज होते हैं। इसमें सिंपल है सर, इसमें कोई लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। जब अपन गाय को या भैंस को जनरली आजकल करते हैं लोग, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे के दूध बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान आने वाली जनरेशन का ही है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। बहुत बड़ा कंसर्न इशू है, लेकिन सबको करेंसी चाहिए ना। आपको अभी ऐसा केसेस जो आए रिसेंट में कुछ जो वी आर सीइंग द हार्मोन्स चेंज इन द किड्स, और बहुत सारे लोग हैं हार्मोन चेंजेस के। पीसीओडी भी तो एक हार्मोन चेंजेस का ही तो इशू है ना। फूड मिस्टेक, हाँ, फिर रूटीन में ये भी तो आ जाता है ना अपना, खाली स्लीपिंग हैबिट या डे हैबिट से के साथ साथ रूटीन हैबिट भी तो आता है ना। नाइट लाइफ डिस्टर्ब है, जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था, नाइट लाइफ डिस्टर्ब है,
नहीं सोना है, मैं पहले दिन ही बोल दें रात का नींद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वहीं पर कंसर्न है। हार्मोन इम्बैलेंस होते ही अपने रूटीन डिस्टर्ब होने से, अपने रूटीन ठीक है तो हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता, इसीलिए पहले थायराइड नहीं था। आज कंसर्न इशू है, घर 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 में आप थायराइड पेशेंट देखने को मिलता है, पहले क्यों नहीं था अभी थायराइड पे? लाइफस्टाइल का चेंज, आईवीएफ जाना तो फिर अगेन सॉल्यूशन यही है, नेचुरल लाइफस्टाइल वे चेंज से करना जाना है, है। नेचुरल वे से ही जाना है। नेचुरल में। उसमें सर कैसे है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को रूटीन्स में थोड़े चेंज करना है, डाइट में थोड़े चेंजेस करना है, मेंटली काम रहना है, तो नेचुरल वे से जा सकते हैं। वो नहीं होता है जब आईवीएफ ही करना पड़ता है। आईयूआई आईवीएफ ही से टेक्निक है मॉडर्न के हिसाब से, वो अपनी अपनी जगह दोनों टेक्निक करेक्ट है। ऐसे नहीं बोला जा सकता कि आईयूआई सही नहीं है, आईवीएफ सही नहीं है, ऐसे नहीं बोला जा सकता। जब उससे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो भी टेक्निक अपनी जगह सही है। हाँ, कॉस्टली अफेयर है, जो अफोर्ड कर सकता है वो करता ही है। वर्किंग वुमेन एंड मेन के बीच में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम तो बहुत है, हम्म, तो उन लोगों का सोल्यूशन क्या है? बोल रहा हूँ कोशिश करना है कि आपको डे की जॉब मिले तो अच्छा, अगर मजबूरी है, अगर नाइट की जॉब मिल रही है तो मैं उसमें बोल नहीं सकता कुछ, लेकिन डे की जॉब करो तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा। तो आप बोल रहे थे कि नाइट में काम कर रहे हैं या नहीं तो वर्किंग वुमेन है इसलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आजकल के ज़माने में हाउसवाइफ को भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कारण हो सकता सर उनको पर्सनली पूछना पड़ता है वो रात में कब सो रहे हैं। कई लोग आज की जनरेशन फ़ोन लेके बैठे हैं, उसकी वजह से भी अगर रात में देर से सो रहे तो मिस्टेक ही हुआ ना। भले वो जॉब से करो या एंटरटेनमेंट से करो, कई लोग फ़ोन नहीं लेकर भी कुछ थॉट्स चलने की वजह से भी नींद नहीं आती, कुछ मेंटली स्ट्रेस रहने की वजह से भी नींद नहीं आती, कई लोग पिल्स लेके सोते हैं। है? लेकिन हाउसवाइफ तो काम करते ही रहते हैं और वर्कआउट करते ही रहते हैं, सर घर का काम। फिजिकली थकना और मेंटली थकने में डिफरेंस है ना। बड़ी बॉडी बॉडी थक जाए लेकिन अगर माइंड चलता रहे तो नींद नहीं आती। माइंड से भी आदमी को काम होना पड़ता है, इसीलिए मैं भी बोला ना, सुबह और शाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो माइंड से काम हो, माइंड को काम किया जा सकता है। बहुत अलग से हाफ एन आवर निकालने की जरूरत नहीं है। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में आयुर्वेदा और एलोपैथी, यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। तो बाहर के जो एनआरआईज है, एनआरआईज को अगर इंडिया आ गए तो उन लोगों को कौन सा प्रॉब्लम में आपके पास आ रहे हैं? What are the major issues you are seeing in NRIs coming to you for the treatment? जनरली पीसीओडी रिलेटेड आते हैं सर, एलर्जी रिलेटेड, पोलन एलर्जी जो मैं ऑलरेडी बोला हूँ उसके रिलेटेड आते हैं, अस्थमा रिलेटेड आते हैं, और अपने पीसीओडी रिलेटेड जनरली आते हैं। तो आयुर्वेदा में सोल्यूशन है उसके लिए। सोल्यूशन है ना। और इधर से उधर यूएस को लेके जाना, बाहर कौन सा भी कंट्री में लेके जाना अलाउड है इधर से मेडिसिन लेके जाना? भाई कोरियर जाता है ना, मेडिसिन ले जाते हैं ना, लोग भी ले जाते हैं और कोरियर भी जाता है। अब ये बोल रहे थे कि पिल्स लेके सो रहे हैं, तो अगर पिल्स ले तो क्या प्रॉब्लम्स है और साइड इफेक्ट्स जो है वो कैसा कवर करने का है? नहीं सर, पिल्स अगर आप टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए लेकर लेकर सो रहे तो कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म में ले रहे तो इशू है। क्या 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 इश्यूज आ रहा है? धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम वीक होते जाता है, मेडिसिन डिपेंडेंट होते जाता है। तो हमको कोशिश ये करना है कि हमको नेचुरल स्लीप आए। नहीं आ रही है, हम पिल्स का टेम्पररी सपोर्ट लेना बुरी बात नहीं, लॉन्ग टर्म डिपेंड रहना तो गलत बात है। कोई भी डॉक्टर्स मेडिसिन एडवाइस पे कर रहे हैं लेने के लिए? लॉन्ग टर्म देते ही हैं डॉक्टर, कंटिन्यू ले बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लेने में पेशेंट जैसे जैसे एज बढ़ता है उसमें मेमोरी लॉस होना, बॉडी नर्वस सिस्टम वीक होना, बॉडी में स्टिफनेस आना, ये सब देखने को मिलते हैं। कौन सा एज तक आप रिकमेंड कर सकते हैं ये pills? एज ऐसे नहीं है सर, नींद के ऊपर डिपेंड है। एज ऐसे कोई आजकल ये 20 ईयर्स वाले भी बोल रहे हैं नींद नहीं आ रही, 80 ईयर्स वाला भी बोल रहा है नींद नहीं आ रही, तो एज का कोई कॉलम नहीं है ऐसा कि ये एज वाले कोई दिया जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। कौन सा भी एज वाला पिल ले सकता है? टाइम बिंग ले सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं लेना है। उसका अगर लॉन्ग टर्म में ले तो क्या क्या प्रॉब्लम आने का चांसेस नर्वस सिस्टम वीक होना स्टार्ट हो जाता है, मेडिसिन डिपेंड तो लाइफ हो ही जाती है, नर्वस सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, बॉडी में स्टिफनेस आने शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। है? पूरा प्रॉब्लम अगर आ गया तो व्हाट इज द सॉल्यूशन है? फिर से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो डॉक्टर अपने को मल्टीविटामिन लिख के देते हैं। थैंक यू मिस्टर रोजा, आज आपके विजडम और एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। व्यूअर्स, this is the discussion today. Mr. Oja has given us good information about Ayurveda and how it can treat the current problems with the youth and the human beings. So, आपके जो ओपिनियन है इसके पॉडकास्ट के बारे में, प्लीज़ लीव द मैसेज इन योर कमेंट्स
and we will get more guests to our podcast, which will empower NRIs and as well as Indian diaspora. Thank you for watching. Subscribe and comment.